हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम करेंगे रेसिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट। जो मैं आपको बता चुका, पर उसका पहले यही कर लो, वो बाद में देखेंगे। इसको कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस डिनोटेड बाय अल्फा। अल्फा से डिनोट करते हैं। अब देखो ध्यान से, मान लिया इनिशियल रेसिस्टेंस R1 एट टेम्परेचर T1, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1। आफ्टर हीटिंग रेसिस्टेंस बिकम्स R2 एट टेम्परेचर T2। नेचुरली भाई जब टेम्परेचर चेंज करेंगे रेसिस्टेंस चेंज होगा। It means change in resistance R2 minus R1 proportional to original resistance R1. Second, change in resistance proportional to rise in temperature. So R2 minus R1 equal to alpha, ये proportional का निशान नहीं है, alpha R1 T2 minus T1. Where this alpha constant of proportionality is called temperature coefficient of resistance. This alpha is called temperature coefficient of resistance. Alpha का फॉर्मूला क्या बना? R2 minus R1 by R1 T2 minus T1। ये बेटा अल्फा का फॉर्मूला आ गया। यहां से अल्फा की डेफिनेशन मींस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस may be defined as the change in resistance, उसके बाद पर यूनिट ओरिजिनल रेसिस्टेंस। चेंज इन रेसिस्टेंस R2 माइनस R1 पर यूनिट ओरिजिनल रेसिस्टेंस, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। दोबारा सुनो शुरू से। अगर वो ये कहे कि डिफाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस या एक्सप्लेन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, हम कह देंगे लेट इनिशियल रेसिस्टेंस इज R1, इनिशियल रेसिस्टेंस इज R1 at initial temperature T1. After heating the final temperature T2, resistance becomes R2 final resistance. Then change in resistance directly proportional to original resistance. Change in resistance डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। दोनों को कनेक्ट करके R2 माइनस R1 इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी R1 T2 माइनस T1, वेयर दिस अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। यहां से अल्फा का ये फॉर्मूला आ गया। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस की इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हमने डेफिनेशन दे दी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस मे बी डिफाइंड एज द चेंज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेसिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। इसकी यूनिट बेटा यूनिट
डिग्री इनवर्स या केल्विन इनवर्स, मतलब बेटा R2 माइनस R1 ओम रेसिस्टेंस बाय रेसिस्टेंस कैंसिल, केल्विन इनवर्स या डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो गई। अल्फा का ये फॉर्मूला आया। अब ध्यान से सुनना आपको, ये तो हो गया थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म। अब आपको न्यूमेरिकली ये दो चीजें याद करनी है। देख के अल्फा इक्वल टू दिस R1 इंटू T2 माइनस T1, एक तो ये फॉर्मूला, दूसरा R2 माइनस R1 इक्वल टू अल्फा R1 T2 माइनस T1, एक ये फॉर्मूला, एक ही बात है, इसमें उसमें कोई फर्क नहीं, पर अप्लाई करना आना चाहिए। तीसरा R2 फाइनल रेसिस्टेंस इक्वल टू R1 इधर ले लिया, R1 ये कॉमन 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये मैंने आपको ये बता दिया कि भाई ये तीन फॉर्मूले हैं, नहीं तो इनमें कोई अंतर नहीं है, तो ये एक ही ना, तीनों के तीनों। कुछ बॉक्स या आपको भी ये कर लेना चाहिए कि अल्फा इक्वल टू डेल्टा R बाई R डेल्टा T, गलत बात नहीं है। R2 माइनस R1 चेंज इन R बाई ओरिजिनल R इंटू डेल्टा T। यहां से क्या लिख दूं, यहां से डेल्टा R इक्वल टू अल्फा R डेल्टा T, वही तो है बेटा, कोई अंतर नहीं। और यहां से क्या लिखें, या ये चेंज नहीं हो सकती, ये तो R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, बस ये किया जा सकता है। मतलब ये तीनों फॉर्मूले और इन तीनों फॉर्मूलों में कोई अंतर नहीं है। इस टाइप की प्रैक्टिस आपको करनी है। ये हो गया टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। अब ध्यान से सुनो, पहली बात, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस में, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस में और रेसिस्टेंस में क्या रिलेशन है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस मींस अल्फा और रेसिस्टेंस R, इनमें क्या रिलेशन है कि भाई कोई ये कहे R इंक्रीज होगा तो अल्फा इंक्रीज होगा, R डिक्रीज होगा तो अल्फा डिक्रीज होगा, या R ज्यादा तो अल्फा ज्यादा, ऐसा इनमें कोई रिलेशन नहीं है। बस इनका ये फॉर्मूला तो है जो R को और अल्फा को रिलेट्स करता है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि R ज्यादा तो अल्फा ज्यादा, R कम तो अल्फा कम। सोचो क्यों बेटा, डिफरेंट क्वांटिटी है। किसी वायर के द्वारा अपने अंदर से करंट के फ्लो की अपोज करना, किसी वायर के द्वारा अपने अंदर से करंट के फ्लो की अपोज करना मींस प्रॉपर्टी बाय विर्च्यू ऑफ विच ए वायर अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, दैट इज रेसिस्टेंस। अब कोई वायर अपोज कम करती है, कोई ज्यादा करती है, जो कम करती है उसका रेसिस्टेंस कम, जो ज्यादा करेगी उसका रेसिस्टेंस ज्यादा। और ये अल्फा इससे बिल्कुल अलग क्वांटिटी है। कोई कहे अल्फा क्या है तो आप ये कहोगे कि भाई अल्फा तो रेसिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट बताता है। फॉलो करो, एक बार और सुनो। अगर किसी वायर का रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा बढ़ जाए, ज्यादा चेंज हो जाए, तो अल्फा ज्यादा। मान लिया किसी वायर का रेसिस्टेंस 1 है
टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा चेंज हो गया तो अल्फा ज्यादा। अगर किसी वायर का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर बढ़ाने से बहुत कम चेंज हुआ तो अल्फा कम। मेरी बात फॉलो करके अच्छी तरह बेटा, एक बार और, आर ज्यादा तो अल्फा ज्यादा, ऐसी कोई बात नहीं। आर कम अल्फा कम, ऐसी भी कोई बात नहीं, क्योंकि आर अलग क्वांटिटी है। आर इज द property by virtue of which a wire oppose the flow of current, and अल्फा अलग क्वांटिटी है। कोई आपको कहे कि भाई अल्फा है क्या, तो आप कहोगे कि भाई अल्फा रेसिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड अल्फा। अगर इफेक्ट ज्यादा पड़े तो अल्फा ज्यादा, इफेक्ट कम पड़े तो अल्फा कम। पर इसका इस बात से कोई मतलब नहीं कि आर ज्यादा होगा या आर कम होगा, एक बात। दूसरी, मैंने आपको अच्छी तरह समझाया था कि भाई बेटा मैं इसको रब करना नहीं चाह रहा था। मैं एक बार, चलो ये जो मैं बात समझा रहा हूं ना आपको, इन पे मैं दोबारा आऊंगा फिर। अब पहले नहीं तो ये दोबारा लिखना पड़ेगा सारा। पहले एक चीज और कर लो एज इट इज, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, इसको भी अल्फा से डिनोट कर लेते हैं। यहां पे लिख देंगे रो वन एट टेम्परेचर T1 इनिशियल रेसिस्टिविटी रो 1, फाइनल रेसिस्टिविटी रो 2 एट T2। ये बन जाएगा रो 2 माइनस रो 1 proportional to रो 1, रो 2 माइनस रो 1 proportional to T2 माइनस T1, एंड thus रो 2 माइनस रो 1 इक्वल टू अल्फा रो 1 T2 माइनस T1, where alpha is called temperature coefficient of resistivity। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। अब अल्फा इक्वल टू रो 2 माइनस रो 1 बाई रो 1 T2 माइनस T1। सो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, temperature coefficient of resistivity is defined as the change in resistivity per unit original resistivity पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, यूनिट वही। इसलिए मैंने इसको रब नहीं किया था कि भाई सिंपल सी बात है बेटा, कोई हमें ये कह दे कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, क्योंकि मैंने आपको बताई हुई है ये सारी बातें कि आर किसका फंक्शन है, लेंथ, एरिया, नेचर एंड टेम्परेचर, और रेसिस्टिविटी किसका फंक्शन है, नेचर एंड टेम्परेचर। तो उसके भी तो फर्क पड़ेगा ना। और फिर जैसे ये डेफिनेशन लिखी है उसके बाद एज इट इज ये तीनों के तीनों फॉर्मूले एज इट इज बन जाएंगे जो अभी लिखे थे। क्या, पहला तो ये अल्फा इक्वल टू रो 2 माइनस रो 1 बाई रो 1 T2 माइनस T1, एक चीज।
दूसरा क्या कि रो 2 माइनस रो वन अल्फा रो वन T2 माइनस T1, और थर्ड रो 2 इक्वल टू रो 1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले एक ही हैं जैसे अभी बताए थे। हाँ, एक बार और देख लो, इनको भी ऐसे लिखा जा सकता है, अल्फा इक्वल टू डेल्टा रो बाई रो डेल्टा टी, ये डेल्टा रो इक्वल टू अल्फा रो डेल्टा टी, अरे यही तो आया, एक ही तो बात है। हाँ, रो 2 इक्वल टू रो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये तीनों फॉर्मूले। अब यही बात इस पे, अब आओ इसके ऊपर जो मैंने आपको समझाना है मेन, इन पे ध्यान देना है सारा, कि किसी भी वायर का अल्फा, किसी भी वायर का अल्फा क्या है, R2 माइनस R1 बाई R1 T2 माइनस T1 सिंपली डेल्टा R बाई R डेल्टा T। मैंने आपको ये बात समझा दी पहली बात कि अगर किसी वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा है तो हमें नहीं पता उसका अल्फा ज्यादा होगा या कम होगा। अगर किसी का, क्योंकि अलग अलग चीजें हैं, आर रेसिस्टेंस है, अपोजिशन, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट है। अब बेटा दूसरी बात, पहले पे आओ, मेटल्स या कंडक्टर्स का अल्फा पॉजिटिव होगा, कंडक्टर्स का अल्फा पॉजिटिव होगा। क्यों? आपको पता है, रेसिस्टेंस इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्टर्स का रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है। अरे हम बहुत बार करवा चुका मैं ये बात कि ये वायर है, इसका रेसिस्टेंस का रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन, और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा। प्रीवियस लेक्चर अच्छी तरह याद करना, मेटल्स का अल्फा पॉजिटिव, क्यों भला? बिकॉज लिखना है तो ये लिख देंगे कि बिकॉज राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स राइज इन रेसिस्टेंस। अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो रेसिस्टेंस बढ़ता है, इसलिए मेटल्स का अल्फा पॉजिटिव है। और इसकी वैल्यू याद कर लेना, अल्फा की वैल्यू जनरली फॉर मेटल्स हाई होती है, हाई। और अगर मैं कोई वैल्यू लिख दूं यहां पे 66068 केल्विन इनवर्स, तो आप ये कहोगे कि ये तो हाई नहीं है, ये हाई ही है बेटा दूसरों के मुकाबले। इसलिए आपको ये बात याद करनी है कि मेटल्स का रेसिस्टेंस, मेटल्स का रेसिस्टेंस लो है, मेटल्स का रेसिस्टेंस तो कम है, रेसिस्टिविटी भी कम है। मेटल्स का अल्फा पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है, इसलिए उनका अल्फा पॉजिटिव है और हाई है, पर रेसिस्टेंस लो है। अब दूसरी बात पे आओ कि इंसुलेटर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इनका रेसिस्टेंस, इनका रेसिस्टेंस मेटल से हाई होता है,
इनका रेसिस्टेंस मेटल से हाई है, इंसुलेटर है, इज़ा सेमीकंडक्टर है, पर इनका अल्फा नेगेटिव है। अल्फा नेगेटिव है। क्यों है अल्फा नेगेटिव? बिकॉज rise in temperature decrease the resistance डिक्रीज करता है। अगर हम टेम्परेचर राइज कर दें तो टेम्परेचर राइज किया ये तो पॉजिटिव आ गया, पर R2 इससे कम होगा, इसलिए ये अल्फा नेगेटिव हो गया ना। अरे बहुत आसान सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने से अगर रेसिस्टेंस बढ़ता है तो ये पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ाने से अगर रेसिस्टेंस घटता है तो ये नेगेटिव है। पर इस जो नेगेटिव वैल्यू भी है ना, इनका अल्फा भी जनरली हाई होता है। हाई का मतलब ये नहीं कि बेटा, मतलब इनके ऊपर भी रेसिस्टेंस का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। अरे ये मैंने नॉर्मल वो लिख दी वैल्यू, इनके रेसिस्टेंस के ऊपर भी टेम्परेचर का इफेक्ट ज्यादा है, इसलिए इनका अल्फा ज्यादा है। रेसिस्टेंस ज्यादा हो या कम हो, इस बात से तो अल्फा का कुछ मतलब है ही नहीं, कुछ लेना देना नहीं इस बात से, क्योंकि मैंने आपको 3-4 बार बता चुका मैं, इनके नाम ही अलग, प्रॉपर्टी ही अलग अलग है। एक बार शांति से, किसी वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा है, अगर उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट कम पड़े तो उसका अल्फा कम हो गया। अगर किसी का रेसिस्टेंस कम है पर टेम्परेचर का इफेक्ट ज्यादा पड़ जाए तो उसका अल्फा ज्यादा हो गया। इसलिए अल्फा के और इससे कोई मतलब नहीं इस बात का। बेटा थर्ड पॉइंट में एलोय लेते हैं, एलोय। तो एलोय का जो रेसिस्टेंस है वो हाई है, एलोय का रेसिस्टेंस हाई है। एलोय जब हम बनाते हैं, सोचो 1 मिनट के लिए, कोई बात नहीं, मैंने आयरन और कार्बन इनका एक एलोय बना दिया। अपनी बुक में क्वेश्चन भी है कि एक आयरन और कार्बन का रेसिस्टेंस 20 है, बना दिया भाई एक एलोय जिसका रेसिस्टेंस 20 है। अब इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा, इसका घटेगा। तो हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इन दोनों का रेसिस्टेंस उतना ही हो जाए। अभी करवाऊंगा न्यूमेरिकल, मेरी बात दोबारा समझो। एक वायर बना ली जिसमें आयरन और कार्बन एज ए मिक्स कर लिए, एलोय ले लिया, इसका रेसिस्टेंस हाई होगा, इसका रेसिस्टेंस हाई होगा। इनका अल्फा पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इनके अल्फा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इनका एलोय का टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ भी सकता है, अगर इसका कंपोजिशन ज्यादा है। रेसिस्टेंस घट भी सकता है अगर इसका कंपोजिशन ज्यादा है। पर इसका अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, बट वैल्यू वेरी वेरी लो। इस एलोय की अल्फा की वैल्यू बहुत कम है। देख, ये मैंने एक न्यूमेरिकल से लिखी है, जिसमें बुक में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि भाई कॉपर का अल्फा इतना है, तो मैंने ये बता दिया आपको। एक में दिया हुआ है एलोय का अल्फा इतना है। देखो इसके मुकाबले बेटा एक और डेसिमल लग गया ना फालतू। सोच रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं?
अल्फा टेम्परेचर के रेसिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। मेटल का रेसिस्टेंस हाई होता है, अल्फा पॉजिटिव होता है और अल्फा की वैल्यू भी हाई है। इंसुलेटर का रेसिस्टेंस भी हाई है पर अल्फा नेगेटिव है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस घटता है। एलॉय का रेसिस्टेंस हाई है बट अल्फा की वैल्यू स्मॉल है, अल्फा की वैल्यू स्मॉल है। अब मैं आपको ये करवा रहा हूं कि भाई हमने मेन एलॉय लेने कौन। अब बेटा हमारी बुक में ये 3 एलॉय के नाम दिए हुए हैं। एक मैंगनीज, कांस्टेंटाइन और यूरेका। तो आपको इस मैग्नीज की कंपोजिशन ये याद करनी है और कांस्टेंटाइन की ये यूरेका की दी हुई नहीं बुक में। अब एक बात ध्यान से सुनो, ये एलॉय वो सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स के मिलाने से बनते हैं। इनका अल्फा, इनका रेसिस्टेंस नेचुरली हाई होगा, इनका रेसिस्टेंस हाई होता है पर इनका अल्फा वेरी वेरी स्मॉल। आपको ये वैल्यू नहीं याद करनी, बस ये याद करना है कि एलॉय का अल्फा स्मॉल है। अब एक ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, व्हाई द एलॉय, पर एक बार ये भी आया था, व्हाई द कांस्टेंटाइन इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस कॉइल या कांस्टेंट रेसिस्टेंस। बेटा हमें पता है कि हर एक रेसिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज करने पे उनका रेसिस्टेंस चेंज होता है। इसलिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि भाई V और I में अगर स्ट्रेट लाइन आएगी तो रेसिस्टेंस कांस्टेंट होगा और इसका स्लोप ये देगा और उस सर्किट को ओमिक सर्किट बोलेंगे, ओमिक सर्किट। पर जनरली टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है। इसलिए जब हम इस ओम्स लॉ को प्रूव करते हैं तो हम एक रेसिस्टेंस कॉइल लेते हैं, उसको स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस कॉइल या कांस्टेंट रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्यों कहते हैं कि उसके ऊपर वे करंट पास करेंगे, हीट बनेगी, रेसिस्टेंस चेंज होगा, रेसिस्टेंस चेंज होगा तो इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, इसका रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा। पर हमें ओम्स लॉ को प्रूव करना है, इसलिए स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस कॉइल जनरली मेड अप ऑफ एलॉयज बिकॉज alpha of alloy is very small means। बस एक बात जो मैं बार बार बता रहा हूं कि कोई ये कहे कि अल्फा का मतलब क्या है, तो भाई अल्फा रेसिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट बताता है। अगर एलॉय का किसी सब्सटेंस का अल्फा कम है, इसका मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। इसलिए हम जब भी कहीं पे एलॉय यूज करेंगे, इसका मतलब उसका अल्फा कम होगा, उसके रेसिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट कम पड़ेगा।
अब बेटा इसमें एक बात और है जो बहुत ज्यादा टिपिकल है, कुछ बुक्स उस पर ध्यान नहीं देती पर एंट्रेंस में वो बात आती है। अपनी बुक में शायद नई में तो दिया हुआ है एक दो क्वेश्चन, प्रदीप में, पुरानी में नहीं। सुनो एक बार, अल्फा R2 माइनस R1 बाई R1 T2 माइनस T1 है, सही बात है। अब अगर मैं आपको ये कह दूं कि ये वायर कॉपर की है, इसका रेसिस्टेंस 5 ओम है, इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, ये वायर भी कॉपर की है, इसका रेसिस्टेंस 10 ओम है, इसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, तो इन दोनों का अल्फा अलग अलग होगा। ध्यान से सुनना, ये दोनों, कोई बात नहीं, आपने 11th में किया हुआ है अल्फा L2 माइनस L1 बाई L1 T2 माइनस T1, जिसको हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोला था। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वहां भी मैंने बताया था कि एक इस वायर का अल्फा ये वाला और इस वायर का अल्फा अलग अलग होंगे। हालांकि ये दोनों की दोनों एक ही मटेरियल की बनी हुई है, क्यों अलग अलग होंगे? क्योंकि भाई ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड करता है। यहां पे ये ओरिजिनल इनिशियल रेसिस्टेंस पे, ओरिजिनल नहीं बेटा सॉरी, इनिशियल लेंथ पे डिपेंड करता है, ये भी इनिशियल रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इन दोनों का इनिशियल रेसिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए अल्फा एक ही, ध्यान से सुनना जो मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही मटेरियल की दो अलग अलग वायर का भी अल्फा अलग अलग होगा। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, दोबारा सुनो। सपोज एक वायर का रेसिस्टेंस 10 ओम है 10 डिग्री सेल्सियस पे, उसका 20 ओम हो गया 20 डिग्री सेल्सियस पे, 30 ओम हुआ 30 डिग्री सेल्सियस पे। कोई बात नहीं, इसमें ये आपको याद नहीं करनी, ये तो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि भाई ये एक वायर है, उसका टेम्परेचर बढ़ाते चले गए, उसका रेसिस्टेंस बढ़ता चला गया। सिंपल सा एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ऐसा होता नहीं, इतना फर्क नहीं पड़ता, पर आपको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया। अब देखो, इसका और इसका अल्फा निकालू मैं, इसका और इसका अल्फा, चेंज इन रेसिस्टेंस, ओरिजिनल रेसिस्टेंस, राइज इन टेम्परेचर, ये बेटा 1/10 आ गया, इसका और इसका अल्फा 1/10 आ गया। अब ध्यान से देखना, इसका और इसका अल्फा निकालो, इसका और इसका, तो 30 - 10/10 इंटू 20, 30 - 10, ये भी सेम आया 1/10। टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं। इसका और इसका अल्फा निकालो, इसका और इसका निकाल के देख लेना, यही आएगा। मेरी बात समझ आई? मैंने इसको इनिशियल मान के इसको लिया, अल्फा निकाला, इसको लिया तो अल्फा निकाला, इसको लिया तो अल्फा निकाला, तीनों का अल्फा सेम आया। क्यों बोला? इनिशियल वैल्यू सेम है। पर ध्यान से देखना,
अगर मैं इसका और इसका अल्फा निकालूं, इसका और इसका अल्फा, तो देखो चेंज इन रेसिस्टेंस बाई ओरिजिनल रेसिस्टेंस बाई राइज इन टेम्परेचर, बेटा 1/20 हो गया इसका और इसका अल्फा। पर एक बात और, इसका और इसका भी 1/20 ही आएगा, इसका और इसका भी 1/20 आएगा पक्का, बाई ओरिजिनल राइज इन टेम्परेचर 1/20। इसका मतलब क्या हुआ, वायर तो वही है, रेसिस्टेंस भी उसी ढंग से बढ़ रहे हैं, पर अगर इनिशियल ये ले लिया, इनिशियल ये, तो अल्फा अलग, और इनिशियल ये ले लिया तो अल्फा अलग। मेरी बात समझ आ गई? इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई कोई ये कह दे ये दो अलग अलग वायर हैं, एक ही मटेरियल की हैं, उनका अल्फा सेम होगा क्या? हम कहेंगे ना भाई, उनके उस पे डिपेंड करता है कि इनिशियल रेसिस्टेंस कितना है। अब इस बात पे आओ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर कोई कह दे कि R1 रेसिस्टेंस है T1 पे, R2 रेसिस्टेंस है T2 पे, तो ये जो अल्फा आया, अल्फा ये कहां का अल्फा आया? इनिशियल टेम्परेचर T1 वाले का अल्फा आया। ये अल्फा इनिशियल टेम्परेचर का है, इनिशियल का। और अगर कोई मुझे ऐसा न्यूमेरिकल दे देता है, ऐसा न्यूमेरिकल कि ध्यान से सुनना कि भाई 10 ओम का रेसिस्टेंस है 250 डिग्री सेल्सियस पे, 10 ओम का रेसिस्टेंस है 250 डिग्री सेल्सियस पे, 500 डिग्री सेल्सियस का रेसिस्टेंस निकालो इफ अल्फा एट 250, अल्फा एट 250 इज गिवन। कुछ भी, ये 250 का रेसिस्टेंस है, 500 का रेसिस्टेंस पूछ लिया, पर अल्फा कहां का दे दिया? 250 का, 250 का। तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। बात समझ आ रही है? कोई बात नहीं, एक बार और सुनो। ये अल्फा इनिशियल टेम्परेचर का हो तो ये फॉर्मूला है, जब T1 का अल्फा देगा, T1 का अल्फा, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसी क्वेश्चन में अगर वो आपको ये कह देता है कि 10 ओम का रेसिस्टेंस इतना है, 500 ओम का रेसिस्टेंस निकालो, वेयर अल्फा एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 0.0046, अल्फा एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 0.0046। अरे मैं ये अपनी तरफ से क्वेश्चन मान रहा हूं बेटा, ध्यान से देख लेना, फिर बता दूंगा इसे कैसे करना है। तो आपको क्या करना है इस केस में कि ये जो 0 का अल्फा है, ये अल्फा 250 का नहीं है, आप ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे, आप उसे ये कहोगे कि भाई मैंने 0 डिग्री का रेसिस्टेंस R0 ले लिया। ध्यान से सोचो, 0 डिग्री का रेसिस्टेंस R0 ले लिया, इसलिए 250 का रेसिस्टेंस R0 1 प्लस अल्फा 250 माइनस 0
बात समझ आ रही बेटा? क्योंकि ये 0 का अल्फा है और आप इसको और इसको लेके अल्फा ले सकते हो, इसको और इसको लेके अल्फा ले सकते हो। अब ये लगाया R500 R0 1 प्लस अल्फा 500 माइनस 0, क्योंकि ये 0 वाला है ना, तो आंसर क्या आ गया? दिस इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T2 अल्फा 500 1 प्लस अल्फा 250। ये फॉर्मूला लगेगा बेटा, ये नहीं लगेगा। एक बार और ट्राई करो, चलो दोबारा सुनो। ये फॉर्मूला मैं आपको वैसे ही निकाल देता हूं ध्यान से, कि अगर कोई ये कहे कि भाई T1 पे रेसिस्टेंस R1, T2 पे रेसिस्टेंस R2 एंड अल्फा एट 0 डिग्री सेल्सियस इज नोन, दैट इज अल्फा। तो इस 0 का रेसिस्टेंस R0 लेके आप R1 लिख दोगे, R0 प्लस 1 अल्फा T1 1 अल्फा T1, R2 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T2। इनको डिवाइड करोगे तो R2 बाई R1 1 प्लस अल्फा T2 बाई 1 प्लस अल्फा T1। ये फॉर्मूला कब लगाना है? ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब ये अल्फा T1 का ना हो, ये अल्फा 0 का हो। अगर अल्फा इनिशियल का है तो कोई दिक्कत नहीं, और ज्यादातर में इनिशियल का ही लेते हैं। पर अगर अल्फा 0 का बता दे तो ये फॉर्मूला लगाना है, और ये फॉर्मूला आपको अपने नोट्स में अच्छी तरह याद करना है। ये फॉर्मूला किसी भी ढंग से नहीं निकल सकता सिवाय इस बात के कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड only when alpha is at 0 डिग्री सेल्सियस। ये तब है जब अल्फा 0 का है। नोट एट T1, ये अल्फा T1 का नहीं है। और अगर अल्फा T1 का है, इनिशियल का है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो ये है। एक प्रदीप में पुरानी बुक में ये दिया हुआ था, वो मैं कल आपको किसी बच्चे से मंगवा के पुरानी बुक में से देख के कि टेम्परेचर की अगर इनिशियल टेम्परेचर बदल दें तो अल्फा के ऊपर कितने परसेंटेज का इफेक्ट पड़ेगा, तब करवाऊंगा। आज एक न्यूमेरिकल और करेंगे। हाँ बेटा, ये एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। एट रूम टेम्परेचर जनरली 27 डिग्री सेल्सियस, रेसिस्टेंस ऑफ द हीटर वायर, हीटर फिलामेंट, हीटर एलिमेंट इज दिस मच। मतलब उसने हमें बता दिया कि 27 डिग्री सेल्सियस पे वायर का रेसिस्टेंस 100 ओम है। What is the temperature of element if resistance found to be this? मतलब T2 निकालना है अगर रेसिस्टेंस 117 ओम हो जाए तो T2 निकालो। साथ में ये अल्फा गिवन है 1.7 इंटू 10 की पावर -4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अब बेटा इसमें इस अल्फा में उसने ये नहीं बताया कि ये 27 का है या 0 का है।
तो हम क्यों सिरदर्दी लें, हम इसे 27 का ही मानेंगे क्योंकि वो हमारी ज्यादा छोटी कैलकुलेशन करेगा। फॉर्मूला लगाए अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 बाई R1 T2 माइनस T1, वैल्यू पुट कर दो 1.7 10 की पावर माइनस 4 अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 मतलब 117 माइनस 100 डिवाइड बाई R1 100 इंटू T2 माइनस T1, ये कैलकुलेशन कर दी। अब उसको इधर ले आए, इसको T2 माइनस 27 इक्वल टू ये 70 डिवाइड बाई 100 इंटू 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 4। इस माइनस 4 को 17 तो ये 10 इसका ले लो, 10 की पावर 4 ये ले लो, नीचे 100 इंटू 17, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये आ गया 1000। अब T2 कितना बना, T2 1000 प्लस 27 1027 डिग्री सेल्सियस, ये एनसीईआरटी में है। अब मुझे आपको ये निकले ये करने हैं। आपको मेन बात क्या करनी है कि अगर वो इसी क्वेश्चन में इसके साथ यहां ये लिख देता कि दिस इज द अल्फा एट 0 डिग्री सेल्सियस, अगर वो यहां ये लिख देता अल्फा एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो अगर ये क्वेश्चन आए मल्टीपल चॉइस में तो आप एकदम ये फॉर्मूला लगा दोगे R2 बाई R1 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T2 बाई 1 प्लस अल्फा T1, जो आपको मैंने अभी करवाया था। या अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कहोगे कि भाई जीरो का रेसिस्टेंस R0 ले लिया, जीरो का रेसिस्टेंस R0, तो 27 का रेसिस्टेंस R0 1 प्लस अल्फा 27 माइनस 0 R इसका टेम्परेचर नहीं पता, R0 1 प्लस अल्फा, अच्छा ये पता है, T का कितने का वो तो बाद में देख लेंगे, T माइनस 0। अब बताओ इस RT को 107 ले लो, इससे 100 ले लो, डिवाइड हो गया 117 बाई 100, R2 से R2 कैंसिल, 1 प्लस अल्फा टी डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू 27। मैंने इसको सोल्व नहीं करवाना, सोल्व तो उससे हो गया, बस मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि अगर ये अल्फा के साथ वो ये 0 डिग्री सेल्सियस लिख देता तो आपको ये फॉर्मूला लगाना था, क्योंकि अल्फा उसके साथ साथ चेंज होता है। बेटा आज इतना ही, थैंक यू।